कल ही समझाया इसको, पर ये नहीं सुधरेगा। लड़का मर जाए, चाकू लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। लड़की की ओ माय गॉड 1% दिक्कत नहीं देख सकते। कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो ठीक है। वो बगल वाली ने चुटकी खा ली थी उसको, है ना बेटा, चुटकी खा ली थी। कर दे भाई चालू, कर दी क्या, बता दी अगर मैं कुछ बोल दूं तो। हाँ बस बस बस, वेरी गुड बेटा। आ गए सारे, पढ़ ले बेटा। और वो वाला डांस कब करेंगे ये बता तू तो। हो जाता है ना यार। तू भी वहीं का है ना, डूंगरपुर का ही, बांसवाड़ा के हो तुम दोनों। पढ़े, कहां तक लिखा था? डबल मोनोसोमी हो गया, यूप्लॉइडी से लिखना था बेटा अपने को, है ना? अरे है ना, संख्या के आधार पर चल रहा था। इधर अपन ने लिखा था क्या? अरे यार हो जा बड़ा। इधर लिखा था बेटा एन्यूप्लॉइडी। अरे क्या लिखा था? एन्यूप्लॉइडी। इधर लिखा था यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में लिख लिया था अपन ने भैया कि सेट का परिवर्तन होता है, लिखा था कि नहीं लिखा था? उसके नीचे अपन, मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी में एक ही सेट है तो उसको एन लिखते हैं, है ना? और इसको बोलते हैं हैप्लॉइडी। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइडी। अरे बोलो। या मोनोप्लॉइडी भी बोल सकते हैं। टू एन है तो महेंद्र चाय पिला दे यार बढ़िया सी, कैटली मिलाना। डिप्लॉइडी क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉइडी। क्लियर है? तीन सेट है तो क्या बोलते हैं? ट्रिप्लॉइडी। चार सेट है तो क्या बोलते हैं? टेट्राप्लॉइडी। ऐसे आगे बढ़ाते जाओ, छह सेट है तो क्या बोल देंगे? हेक्साप्लॉइडी। अरे बोलेंगे ना। ये हमारे जानवरों में सामान्य स्थिति है कि नहीं? हम में और हमारे जानवरों में सामान्य स्थिति है कि नहीं? डिप्लॉइडी। हम सब डिप्लॉयड है कि नहीं? अब कोई ट्रिप्लॉयड हो जाए तो समस्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा, बोलो। तो बेटा दो सेट से अगर ज्यादा सेट है, अगर दो सेट से ज्यादा सेट है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। तुमसे कल पूछा था क्या? हैं? पूछूंगा, अभी पूछूंगा। बहुगुणिता क्या बोलते हैं बेटा? बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी। समझ में आया कि नहीं आया? दो सेट से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? बहुगुणिता, पॉलीप्लॉइडी। क्लियर है? अरे बोलो। तो यूप्लॉइडी के साथ में क्या संख्या के आधार पर खत्म हो गया कि नहीं हो गया? गुण सूत्र में संख्या में परिवर्तन के आधार पर उत्परिवर्तन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या आएगा? संरचना के आधार पर। तब तक ये कंप्लीट करो, यूप्लॉइडी के नीचे लिखो। ये तो लिख लिया ना, गुणसूत्र के सेट में परिवर्तन होता है।
लिख लिया? लिख लिया क्या? तो संख्या के आधार पर क्या होता है? खत्म होता है। अब लिखो संरचना में परिवर्तन के आधार पर, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के आधार पर उत्परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के आधार पर उत्परिवर्तन। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के आधार पर उत्परिवर्तन। कितने प्रकार का होता है बेटा? 4 प्रकार का। गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के आधार पर उत्परिवर्तन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। इधर देखो, समझते हैं कितने प्रकार का है बेटा? 4 प्रकार का। पहला है विलोपन। पहला कौन सा है? विलोपन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिलीशन। क्या बोलते हैं? डिलीशन। मान लो कोई गुणसूत्र है, उसमें से कोई भाग गायब हो गया, डिलीट हो गया। गुणसूत्र एक संरचना है कि नहीं बेटा? जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, क्या है ये? गुणसूत्र, ठीक है ना? 5वां गुणसूत्र है मान लो। कौन सा गुणसूत्र है? 5वां गुणसूत्र है। इसकी छोटी भुजा गायब हो जाए, 5वें गुणसूत्र की कौन सी भुजा गायब हो गई? छोटी भुजा, ये गायब ही हो गई। तो ये कैसा बचा? ढेंढे 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 ढेंढे। ऊपर वाली एक भुजा गायब हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। तो समस्या हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इस भुजा पे उपस्थित जीन भी गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जीन गायब हो जाएंगे तो लक्षण गायब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लक्षण गायब हो गए तो फिर समस्या होगी कि नहीं होगी? बोलो, अरे बोलो। तो जब गुणसूत्र की संरचना में से कोई भाग गायब हो जाए तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विलोपन या डिलीशन। और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये रोग है, ये आनुवांशिक रोग है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। याद रखना, क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है? 5वें, जो मैंने लिखा है ना नीचे, वही 5वें गुणसूत्र की कौन सी? 5वें गुणसूत्र की कौन सी? अरे कौन सी? छोटी भुजा क्या हो जाती है? गायब हो जाती है ना? इसको बेटा एक और नाम है इस बीमारी का, इसको कैट क्राई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चा नॉर्मली कैसे रोता है? वाव वाव वाव, ऐसे नॉर्मल रोता है। इसमें म्याऊ म्याऊ म्याऊ। क्लियर है बेटा? अंग है अंग है अंग है, ये नॉर्मल रोता है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये इसमें रोता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तू है प्रॉपर बिल्ला, बिल्ला भी वो वाला है तू। बहुत बढ़िया। लिखो बेटा, ये देखो क्या, ये डिलीशन हो गया एक। दूसरा आता है बेटा डुप्लीकेशन या द्विगुणन। क्या आता है? द्विगुणन या फिर डुप्लीकेशन। द्विगुणन या फिर डुप्लीकेशन, ये एक गुणसूत्र है बेटा। क्या है ये? 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई। ए बी सी सी डी ई। क्या हुआ? ये वाला जो भाग था ये डबल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो।
तो ये 2 गुणन है, बता दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बता दे, सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे पीछे पीछे क्या हंस रहा है, क्या हंस रहे हो रे तुम दोनों, बता। दोनों के पैरों को रस्सी से बांध के और जो पंखे पर टांग के बेटा तुम्हें नचाऊंगा। बैग बीच में रख, उधर खिसक। दोबारा मत दिख जाना बेटा, लास्ट वार्निंग है ना। चेतावनी में देता नहीं हूं पर मैं दे देता हूं। बैग बीच में यहां रख जहां बैठा है, बेंच पे, उधर खिसक एकदम। वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा। ये क्या है, डुप्लीकेशन। क्या है ये, डुप्लीकेशन। अगला क्या आएगा बेटा, अगला आता है इन्वर्जन। क्या आता है बेटा, इन्वर्जन। इन्वर्जन को हिंदी में प्रतिपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिपन। अरे है ना। ए बी सी डी ई, ए सी बी डी ई। क्या हुआ, ये वाला भाग टूटा और टूट के उल्टा होके जुड़ गया। बोलो, बी सी था, सी बी हो गया। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिपन। एक और होता है ट्रांसलोकेशन, उसकी बात मैं अलग से करूंगा, पहले 3 एक जैसे हैं, तो इनकी बात कर ली। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा। चलो लिखो 1 नंबर पे विलोपन या डिलीशन। इसमें लिखेंगे गुणसूत्र के किसी खंड का विलोपन या डिलीशन लिखेंगे। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलुप्त हो जाना। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर विलुप्त हो जाना, जिससे गुणसूत्र के उस खंड पर उपस्थित जिससे गुणसूत्र के उस खंड पर उपस्थित जिससे गुणसूत्र के उस खंड पर उपस्थित जीन की कमी हो जाती है। जिससे गुणसूत्र के उस खंड पर उपस्थित जीन की कमी हो जाती है। जिससे गुणसूत्र के उस खंड पर उपस्थित जीन की क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। क्लियर है। ये लिखो, ये डायग्राम बनाओ, फिर ये एग्जांपल लिखो। सीधा बैठ। लड़कियां कम हो गई हैं क्या, कहाँ गई बाकी की लड़कियां। भाई लड़कियों को बोलने दो, तुम क्यों बोल रहे हो। कहाँ गई बेटा तुम्हारे साथ वाली, कितनी लड़कियां नहीं आई। कम बोल ले।
दिखा बेटा। अब लिखो अगला द्विगुणन। देखो डुप्लीकेशन है द्विगुणन। देखो गुणसूत्र के किसी खंड का दो बार उपस्थित होना। गुणसूत्र के किसी खंड का कितनी बार उपस्थित होना? दो बार उपस्थित होना। डायग्राम बनाओ। गुणसूत्र के किसी खंड का दो बार उपस्थित होना। डायग्राम बना लो बेटा। लिख लिया? अब लिखो बेटा इन्वर्जन प्रतिपन्न। इन्वर्जन या प्रतिपन्न लिखा थोड़ी है, लिखो इसमें गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर, इन्वर्जन या प्रतिपन्न में लिखेंगे गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर पुनः विपरीत दिशा में जुड़ जाना। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर पुनः विपरीत दिशा में जुड़ जाना। गुणसूत्र के किसी खंड का टूटकर पुनः विपरीत दिशा में जुड़ जाना। डायग्राम बनाओ। बनाओ डायग्राम बना लिया? बोलो। चलो अगला पढ़ते हैं बेटा। तो अगला है ट्रांसलोकेशन। 4 नंबर पे कौन आएगा? इसके डबल होने से बेटा एक्स्ट्रा जीन आ जाएंगे। ये पूछ रहा है इसके डबल होने से क्या होगा, है ना? देखो डबल हो जाएगा, ये मान लो ये वाला पोर्शन डबल हो गया। कहाँ है ये वाला पोर्शन डबल हो गया, तो ये जीन भी डबल हो गए कि नहीं हो गए? डबल चीज तो दिक्कत करेगी करेगी। अब है चौथा बेटा, 4 नंबर पे लिखना ट्रांसलोकेशन। समझो जीन विनिमय में क्या हुआ था बेटा? समजात गुणसूत्रों के नॉन, है ना, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीनों का आदान प्रदान हुआ था। जब जीनों का, ध्यान से सुनना, अभी बोल रहा हूं मैं सारा, इसमें ही आ जाएगा। जब जीनों का स्थानांतरण समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और जब जीनों का स्थानांतरण मतलब जो आदान प्रदान है वो असमजात गुणसूत्रों के मध्य हो तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बोलो बाबा। ये समजात गुणसूत्र है, ये दूसरा समजात गुणसूत्रों का जोड़ा है, इसका भाग टूट के इस पे गया, इसका भाग टूट के इस पे आ गया, तो असमजात गुणसूत्रों के मध्य हुआ है कि नहीं हुआ?
और जब असमजात गुणसूत्रों के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और जब सीधा समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है तो उसे जीन विनिमय कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन आ रखा है वीओ 2020 में रिटर्न हुआ था हमारा, उसके अंदर ये क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अरे बोलो, तो इंपॉर्टेंट है बेटा। जीन विनिमय और ट्रांसलोकेशन में क्या अंतर है, समझ में आया? जीन विनिमय समजात गुणसूत्रों के मध्य और ट्रांसलोकेशन असमजात गुणसूत्रों के मध्य। लिखो लिखो बेटा, ट्रांसलोकेशन में इसको स्थानांतरण भी कहते हैं हिंदी में, पर हिंदी का कोई मतलब नहीं है, स्थानांतरण ट्रांसलेशन को भी कह देते हैं। ठीक है, लिख सकते हो, बाकी इंग्लिश में याद रखना ट्रांसलोकेशन। लिखो, किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर, किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर, किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना। किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना। किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना। किसी गुणसूत्र के एक भाग का टूटकर दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाना। अथवा लगाओ बीच में। ये वाली परिभाषा समझ में आ गई? अथवा लगा के दूसरी परिभाषा लिखेंगे। असमजात गुणसूत्रों के मध्य असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान। असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान। असमजात गुणसूत्रों के मध्य गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान। अरे है ना, बोलो बोलो, नोट डालो, नोट डालो बेटा। लिखो, क्रॉसिंग ओवर में जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। क्रॉसिंग ओवर में जीनों का आदान प्रदान समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। बोलो बोलो, समझ में आ गया बेटा? ये क्या है? ट्रांसलोकेशन। और इसके साथ में क्या समाप्त हुआ? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ऐसे ही थोड़ी है, क्या समाप्त हुआ? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। कमर सीधी करो, पूरा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन रिवाइज करेंगे अपन। आपको जवाब देना है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में देख सकते हो। ठीक है, जवाब देना है, भले ही देख के देना। तो साथियों शुरू करते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। कमर सीधी, बरेड रेड, किसी कमर टेढ़ी नहीं दिखनी चाहिए। अलग से बोलूं है? सीधी कर, कमर है ही नहीं की, कर छोड़ क्या है? कमर सीधी। सुनना बेटा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है, संख्या में परिवर्तन के आधार पर और संरचना में परिवर्तन के आधार पर। संख्या में परिवर्तन के आधार पर फिर गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। क्या? एक में तो कुछ संख्या में परिवर्तित हो सकता है और कुछ, एक में सेट परिवर्तित होता है। कुछ संख्या में परिवर्तन हो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं और सेट परिवर्तित हो उसे यूप्लॉइडी कहते हैं। फिर एन्यूप्लॉइडी भी दो प्रकार का होता है कि संख्या ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो हाइपरप्लॉइडी और कम होगी तो हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी के अंदर चार एग्जांपल अपन ने पढ़े थे। पहली कंडीशन थी ट्रिप्लॉइडी। ट्रिप्लॉइडी के अंदर क्या? ट्राइसोमी। पहली कंडीशन क्या थी? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या कंडीशन बनेगी? 2n+1। क्या कंडीशन बनेगी? 2n+1। उसके बेटा चार एग्जांपल थे। पहला एग्जांपल कौन सा था बेटा? डाउन सिंड्रोम। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। दूसरा एग्जांपल एडवर्ड सिंड्रोम। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। और तीसरा एग्जांपल पटाउ सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। कौन से गुणसूत्र की? 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। फिर आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें कंडीशन बनती है 44+X और ये नर के अंदर देखा जाता है, इनको नर किन्नर भी बोला जाता है। टेट्रासोमी में क्या होगा? 2n+2 और पेंटासोमी में क्या होगा? 2n+3। फिर उसके बाद में गुणसूत्र की संख्या जब कम हो जाती है तो उसे हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हाइपोप्लॉइडी में जो पहली कंडीशन बनेगी उसे मोनोसोमी कहते हैं, जिसमें कंडीशन होती है 2n-1 और इसका एग्जांपल होता है टर्नर सिंड्रोम। इसको मादा किन्नर के नाम से भी जाना जाता है। इसको 44+X0
इसके अंदर कंडीशन बनेगी, मतलब 45 गुणसूत्र होंगे, इसके अंदर एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है बेटा, गायब होता है। क्लियर है। इसके बाद में फिर अपन आते हैं बेटा किसके ऊपर, दूसरी कंडीशन नलीसोमी 2n-2, तीसरी कंडीशन डबल मोनोसोमी 2n-1-1। जब पूरा जोड़ा गायब होता है तो उसे नलीसोमी कहते हैं, जब अलग अलग जोड़े से एक एक गुणसूत्र गायब होता है तो उसे डबल मोनोसोमी कहा जाता है। फिर आता है अपना कौन सा बेटा, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में सेट एक है तो उसे हैप्लॉइडी बोलेंगे, 2 सेट है डिप्लॉइडी बोलेंगे, 3 सेट है ट्रिप्लॉइडी बोलेंगे, 4 सेट है टेट्राप्लॉइडी बोलेंगे, 6 सेट है हेक्साप्लॉइडी बोलेंगे, और जब 2 सेट से ज्यादा हो तो उसे पॉलीप्लॉइडी या फिर बहुगुणिता बोला जाता है। क्लियर है बेटा। उसके बाद में संरचना के आधार पर अपन ने पढ़ा, संरचना के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा था बेटा, डिलीशन या फिर विलोपन, जिसमें गुणसूत्र का कोई भाग गायब हो जाएगा, क्राई डू चैट सिंड्रोम कैट क्राई, इसके अंदर 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा गायब हो जाती है। उसके बाद में क्या आया बेटा, उसके बाद में द्विगुणन आया, कोई भाग क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। द्विगुणन के बाद में इन्वर्जन आया, कोई भाग टूटेगा और उल्टा होके जुड़ जाएगा। उसके बाद में आया बेटा क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसलोकेशन में असमजात गुणसूत्रों के मध्य में क्या होता है, गुणसूत्रीय खंडों का आदान प्रदान हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता। और क्रॉसिंग ओवर से कंपेयर करें तो बेटा क्रॉसिंग ओवर के अंदर समजात गुणसूत्रों के मध्य क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान होता है। अरे होता है कि नहीं होता, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। ये इसके साथ में अपना क्या कंप्लीट हुआ बेटा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। हेडिंग डालेंगे जीन उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन। एक बात बताओ मुझे, सुनो, गुणसूत्र में एक छोटा सा पॉइंट ही तो है जीन। गुणसूत्र तो ढेंढे 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 बड़ी संरचना है, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट क्या है बेटा, जीन है कि नहीं। अरे बोलो, तो एक छोटे से पॉइंट में ही तो चेंज हो रहा है। इसीलिए बेटा याद रखना, जीन उत्परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। इंग्लिश में पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। हेडिंग डालो, डाल ली हेडिंग। देखो, जीन गुणसूत्र में एक बिंदु के समान होता है, जीन गुणसूत्र में एक बिंदु के समान होता है, जीन गुणसूत्र में एक बिंदु के समान होता है, जीन गुणसूत्र में एक बिंदु के समान होता है, इसीलिए इसे बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता। लिखना बंद करो, इधर ध्यान दो। पहला प्रकार कौन सा है बेटा, ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रतिस्थापन। पहला प्रकार कौन सा है, ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रतिस्थापन। इधर देखेंगे सारे कमर सीधी करके, ट्रांसफ्यूजन या फिर प्रतिस्थापन। दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा होता है बेटा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। लेकिन अपने को यहाँ पे क्या करना है, अपने को बेटा यहाँ पे पहले कौन सा पढ़ना है, ट्रांसफ्यूजन, फिर कौन सा पढ़ेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है बेटा, एक जीन को अपन कह सकते हैं एक तरह से छोटा सा पार्ट हो गया कि नहीं हो गया जीन, और न्यूक्लियोटाइड बोल दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीन में छोटी सी चीज क्या होगी, छोटी से छोटी चीज, हाथ हटा, न्यूक्लियोटाइड होगी कि नहीं होगी बेटा। तो यदि एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कर दिया जाए, एक चीज का और ध्यान देना, न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें होती हैं, 3, पेंटोस शर्करा, फॉस्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षारक, है ना। देखो पेंटोस शर्करा, डीएनए की बात हो रही है, एक डीएनए की पेंटोस शर्करा दूसरे डीएनए की पेंटोस शर्करा समान होगी कि नहीं होगी। एक न्यूक्लियोटाइड है, उसकी पेंटोस शर्करा दूसरे की पेंटोस शर्करा समान होगी, तो सारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं तो पेंटोस शर्करा समान, फॉस्फेट समान। अलग होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन क्षारक, क्योंकि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, ए, जी, सी, टी। क्योंकि पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट तो समान है, सब में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी, फॉस्फेट भी समान होगा। अलग होगा तो कौन होगा, नाइट्रोजन क्षारक। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड का जो नाम है वो नाइट्रोजन क्षारक के नाम पे दे दिया जाता है।
अब से हम न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षारक से पुकारेंगे कि ए न्यूक्लियोटाइड, जी न्यूक्लियोटाइड, सी न्यूक्लियोटाइड, टी न्यूक्लियोटाइड। वास्तव में एजीसीटी नाइट्रोजन क्षारक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड को इनके नाम से पुकार सकते कि नहीं पुकार सकते? क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच में अलग होगा तो क्या अलग होगा? नाइट्रोजन क्षारक ही अलग होगा। तो अब से मैं न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलूंगा बेटा? नाइट्रोजन क्षारक को क्या बोलूंगा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बेटा? तो याद रखना ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा कर दिया जाता है। एक न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के द्वारा कर दिया जाता है। जब न्यूक्लियोटाइड बदलेगा डीएनए के अंदर, तो एमआरएनए के अंदर कोडोन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और एमआरएनए में जब कोडोन बदलेगा तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अमीनो अम्ल बदलेगा प्रोटीन में, तो लक्षण बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बस यही तो पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन में लक्षण बदलते हैं। अरे बोलो, वेरी गुड बेटा। अब ट्रांसफ्यूजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार। क्लियर है? दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बेटा ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। कौन कौन सा? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। पहला कौन सा है? ट्रांजिशन। इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी विंदी में कुछ नहीं है, बहुत गंदे नाम है। ट्रांजिशन को संक्रांति कहते हैं, ट्रांसवर्जन को फिर प्रतीपन कहते हैं, इन्वर्जन को भी प्रतीपन बोल चुके हैं अपन। तो बेटा किसके शब्द याद रखने हैं? इंग्लिश। ट्रांजिशन और दूसरा कौन सा होता है? ट्रांसवर्जन। क्लियर है? अब याद रखना ट्रांजिशन में क्या होता है, जब, कब बेटा? जब प्यूरीन का प्रतिस्थापन, किसका? प्यूरीन का प्रतिस्थापन प्यूरीन द्वारा एवं पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? पिरिमिडीन द्वारा हो, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिशन, है ना? प्यूरीन बदलेगा किससे? प्यूरीन से। और पिरिमिडीन बदलेगा किससे? पिरिमिडीन बदलेगा किससे? प्यूरीन कौन कौन होता है? ए और जी, ए और सी, एजीसीटी। भूल गए क्या? सीटी बजाई थी। तो ए जी से बदलेगा, जी ए से बदलेगा, सी टी से बदलेगा, टी सी से बदलेगा। क्लियर है? टी की जगह पे सी आ जाए या सी की जगह पे टी आ जाए तो क्या बोल दोगे? ट्रांजिशन। ए की जगह पे जी आ जाए, जी की जगह पे ए आ जाए तो क्या बोल दोगे? ट्रांजिशन। क्योंकि प्यूरीन को बदलना है, प्यूरीन से हाथ डाले बेटा, प्यूरीन को बदलना है प्यूरीन से, और पिरिमिडीन को बदलना है पिरिमिडीन से। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने ऐसी बात बोली, हमारा दिल गदगद हो गया, खुशियों से परिपूर्ण हो गया, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अब ट्रांसवर्जन बता दो, किसकी बात कर लेते हैं बेटा? अब ट्रांसवर्जन। तो याद रखना कि जब प्यूरीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? पिरिमिडीन द्वारा अथवा पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा? प्यूरीन द्वारा किया जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? प्यूरीन। पिरिमिडीन से पिरिमिडीन, प्यूरीन से। प्यूरीन किससे? पिरिमिडीन से, और पिरिमिडीन प्यूरीन से। प्यूरीन में कौन कौन आता है? पिरिमिडीन में तो ए की जगह पे या तो सी आएगा या टी आएगा, जी की जगह पे या तो सी आएगा या टी आएगा, सी की जगह पे या तो ए आएगा या जी आएगा, टी की जगह पे या तो ए आएगा या जी आएगा। क्लियर है बेटा? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्जन बोलते हैं। अर्थात प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन, पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन। समझ में आया क्या? आया? इसका देखो, इसका एग्जाम्पल याद नहीं रखना, लेकिन इसका एग्जाम्पल याद रखना है। तुम्हारा सबका फेवरेट सिकल
सेल एनीमिया। कौन सा? सिकल सेल एनीमिया। इसका एग्जांपल है ट्रांसवर्जन। आओ समझें कैसे। देखो समझना जरूरी नहीं है, आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाएगा कि ट्रांसवर्जन का एग्जांपल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। समझाऊंगा लेकिन मैं, अच्छा लगता है ये कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो थोड़ा सा क्या लगता है, अच्छा लगता है। और एक अच्छी चीज और क्लियर हो जाएगी इसके साथ। तो सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है? आगे दो जगह और बताऊंगा। सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा खोल के बताना चाह रहा हूं कैसे ये बीमारी होती है। बाकी इसके एग्जाम्पल हम दो जगह और पढ़ेंगे आगे, तब आपसे पूछूंगा कि सिकल सेल एनीमिया तुमने कहां पढ़ा था? ट्रांसवर्जन के एग्जाम्पल में पढ़ा था। बता दोगे क्या तब? अरे बोलो ना। ये तो है सामान्य स्थिति। कौन सी स्थिति? और ये है मेंटोज स्थिति। मेंटोज स्थिति मतलब सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है बेटा? यहां है ये डीएनए। क्या है ये? डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनती है? अरे है ना सर, क्लास कितना टाइम स्टार्ट हुई है? बेटा जिस टाइम स्टार्ट होती है उसी टाइम स्टार्ट हुई है। कहाँ है तू आज? बोलो बेटा, है कि नहीं? सामान्य स्थिति में पहले मैं सीधा एमआरएनए लिखूंगा। क्या लिखूंगा? एमआरएनए। एमआरएनए में कोडोन होता है जीएजी। क्या होता है? जीएजी। इसके स्थान पर आ जाता है जीयूजी। क्या आ जाता है? जीयूजी। एक ही जगह पे कौन आ गया? यू। एक ही जगह पे कौन आ गया? यू। डीएनए में जाके देखें तो टी होगा कि नहीं होगा? तो जब एक ही जगह पे टी आ जाए मतलब एक एच में आता है प्यूरिन में, टी किस में आता है? पिरिमिडीन में। प्यूरिन का प्रतिस्थापन किससे हुआ है? पिरिमिडीन से, है ना? तो किसका एग्जांपल है ट्रांसवर्जन का? डीएनए में जाके देख ही लेते हैं। देखो डीएनए इसका पूरक होता है। जीए तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ए है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जी है तो क्या होगा? यहाँ सी। यू है तो ए। और जी है तो टी की जगह पे कौन आ गया? टी क्या है? प्यूरिन या पिरिमिडीन? बेटा यहाँ पे तो प्यूरिन से पिरिमिडीन दिखाया था, तो ये तो इसका पूरक है ना, तो इसमें क्या होगा? पिरिमिडीन से प्यूरिन। तो पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन किससे हो गया? प्यूरिन से। और जब पिरिमिडीन का प्रतिस्थापन प्यूरिन से होता है डीएनए के अंदर, वैसे ये वाला कोई नहीं पूछता समझाने के लिए, जब डीएनए में पिरिमिडीन प्यूरिन से बदल गया तो एमआरएनए में क्या होगा बेटा? एमआरएनए में भी बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? कोडोन जीएजी की जगह पे कौन आ गया? जीयूजी। आया कि नहीं आया? अरे बोलो। और जीएजी की जगह पे जीयूजी, जीओजी, जीएजी होता तो हीमोग्लोबिन में, किसमें बेटा? हीमोग्लोबिन में सामान्य प्रोटीन बनती जिसके अंदर ग्लूटामिक अम्ल नाम का अमीनो अम्ल होता। और हीमोग्लोबिन सामान्य होता और आरबीसी भी क्या आती? सामान्य। ये कौन सा अमीनो अम्ल बनाता है? ग्लूटामिक अम्ल। लेकिन ये कौन सा बनाएगा? भाई कोडोन ही तो बुलाता है अमीनो अम्ल को। जीएजी किसको बुलाता? ग्लूटामिक अम्ल को। लेकिन जीयूजी किसको बुलाएगा? वेलिन को। अब ये प्रोटीन बन किसके अंदर रही है? हीमोग्लोबिन। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन। बेटा ये सारी बातें सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसमें जो आरबीसी है ना, कैसी हो जाती है? हाशिया का। इस रोग में आरबीसी कैसी हो जाती है? हाशिया। सिकल का मतलब हाशिया, दनाती से काटते हैं ना, तो आरबीसी दनाती जैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है। तो फिर वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती। किसका परिवहन नहीं कर पाएगी? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की कमी से उस इंसान की डेथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? बोलो। तो वही है, इसकी जगह ये आया, जीएजी की जगह जीयूजी आया, ग्लूटामिक अम्ल की जगह वेलिन आया। अगर ग्लूटामिक अम्ल होता तो हीमोग्लोबिन में सामान्य प्रोटीन बनती, ठीक है, और हीमोग्लोबिन में सामान्य प्रोटीन बनती तो मनुष्य के अंदर आरबीसी भी सामान्य बनती। मनुष्य में सामान्य आरबीसी की आकृति होती है उभयावतल। कैसी होती है? उभयावतल। आगे अपन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है। आरबीसी कैसी होती है? उभयावतल। क्लियर है बेटा?
लेकिन यहां वेलिन के आने की वजह से आरबीसी कैसी बन गई बेटा, कैसी बन गई, हाशियाकार आरबीसी बन गई। और हाशियाकार आरबीसी की वजह से अभी राधे राधे टे बोल जाएगा बेटा, क्या बोल जाएगा, टे बोल जाएगा, मतलब मर जाएगा, अरे डेथ हो जाएगी। तो ये कौन सी स्थिति है बेटा, सिकल सेल एनीमिया की। ये क्या समझ में आया आपके बेटा, ट्रांसवर्जन आया कि नहीं आया, बोलो। चलो बहुत बढ़िया। लिखो ट्रांसफ्यूजन दो प्रकार का होता है, ये लिख लिया, क्या लिखा है तो फिर लिखो, यह दो प्रकार का होता है, लिखा है था मैंने, दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक नंबर डालेंगे प्रतिस्थापन या ट्रांसफ्यूजन, एक नंबर डालो बेटा प्रतिस्थापन या ट्रांसफ्यूजन, प्रतिस्थापन या ट्रांसफ्यूजन, क्या लिखोगे बेटा, प्रतिस्थापन या ट्रांसफ्यूजन। लिखो, इसमें मैं लिखा रहा हूं पहले, डीएनए की सामान्य संरचना में, प्रतिस्थापन में लिखेंगे, डीएनए की सामान्य संरचना में, डीएनए की सामान्य संरचना में एक न्यूक्लियोटाइड का, डीएनए की सामान्य संरचना में एक न्यूक्लियोटाइड का किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड द्वारा, डीएनए की सामान्य संरचना में एक न्यूक्लियोटाइड का किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड द्वारा, डीएनए की सामान्य संरचना में एक न्यूक्लियोटाइड का किसी अन्य न्यूक्लियोटाइड द्वारा विस्थापन, विस्थापन प्रतिस्थापन कहलाता है। विस्थापन समझ रहे हो ना, एक्सचेंज हो गया, विस्थापन प्रतिस्थापन कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में, इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में, इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में कोडोन बदल जाता है, इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में कोडोन बदल जाता है, इस परिवर्तन के कारण एमआरएनए में क्या बदल जाता है, कोडोन बदल जाता है, जिससे प्रोटीन में अमीनो अम्ल बदल जाता है, जिससे प्रोटीन में अमीनो अम्ल बदल जाता है, जिससे प्रोटीन में अमीनो अम्ल बदल जाता है। एमआरएनए में क्या बदला, कोडोन, कोडोन से क्या बदल गया, प्रोटीन में अमीनो अम्ल बदल जाता है। यह दो प्रकार का होता है। ट्रांसफ्यूजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। अब ये लिख दो ऐसे के ऐसे।
लिख लिया क्या? बोलो। तो बेटा आगे बढ़ा दे इसको, जा उधर से बढ़ा दे। लिखो इसको। इसके साथ ही क्या कंप्लीट हुआ बेटा? बोलो। पूरा म्यूटेशन नहीं हुआ अभी, अभी एक और बचा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है इसमें। भाई दो प्रकार का था ना जीनोत्परिवर्तन, एक और है, वो अपन कल खत्म कर देंगे, ठीक है? आज 1 घंटे की क्लास।